हाँ, कितना मार्क्स आ रहा है टेस्ट में? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। टेस्ट ठीक से गया है? आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार क्वेश्चन थे या फिर उससे डिफ़िकल्ट था या उससे आसान था? हाँ, बोलो, अरे बोलो, कुछ तो बोलोगे। आसान था ना? तुम लोग बताओ इधर, गर्ल्स लोग, गर्ल्स में कितने लोग ने टेस्ट नहीं दिया है? तुमने नहीं दिया, तुमने भी नहीं दिया, तुम क्यों नहीं दिए? बोलो। तो उसके टेस्ट के बाद चल जाते। आधार कार्ड तो शाम को 6 बजे तक होता है। 9 बजे बोला था आने के लिए। क्या बात करवा देते? अरे एब्सेंट सिर्फ बोलने से नहीं ना हो जाएगा। हम वो 10 दिन के लिए एब्सेंट के, हम गोवा घूमने जा रहे हैं 10 दिन के लिए एब्सेंट। क्या आपके दिल पे क्या बीतेगी? मास्टर हमको लेके क्यों नहीं गया? अरे बोलने से सॉल्यूशन हो जाएगा क्या? यदि एग्ज़ाम होता 10th बोर्ड का तब क्या करते? वहाँ जाके लिखते कि हाँ मेरा आधार कार्ड सुधारना था इसलिए 10th बिगड़ गया है। क्या लिखते? चलिए, तुम क्यों नहीं दिए? 2-3 दिन से फीवर हो रहा है। अच्छा, तुमने क्यों नहीं दिया? पढ़े नहीं थे? और इधर कौन नहीं दिए हैं? तुम दी हो? क्यों? फीवर आ गया तुम्हारा? हाँ, सिस्टर को बात करवाना तो हमसे, तुम्हारा फीवर उससे हम उतरवाएंगे। बाकी सब लोगों ने टेस्ट दिया है? इधर बॉयज़ में हाथ उठाइए जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है। अच्छा से उठाओ, ऐसे क्या आधा टेस्ट दिए थे? चलिए हाथ नीचे कीजिए। क्या है, तुम क्यों नहीं दिया टेस्ट? जी, सोए रह गया। बाहर कर देंगे ऐसा जवाब दिया तो। मजाक नहीं चल रहा है क्या? एक तो बहुत सारी जगह पे कह के टेस्ट लेता नहीं है। बगल में ही है एक ठो, वहाँ पर होता है जी टेस्ट। तुम्हारी बहन कौन पढ़ती है ना, कोई रिलेटिव है ना, उसमें पढ़ती है ना रैंकर्स में, क्या होता है वहाँ? नहीं होता है, पूछिए। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, कहते कुछ है और हम कह रहे हैं और कर भी रहे हैं तो हम बुरा हो रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि टेस्ट ना हो? सब चाहता है कि टेस्ट हो। तुम भी चाहता है जी? तब तो सब टेस्ट देना चाहते, तो टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं सब? कौन रोक रहा है आपको? और टेस्ट में अच्छा करने से कौन रोक रहा है? और टेस्ट का क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने? आंसर की मैच कराया? आंसर की इसलिए दिया था कि मैच कराया। और आज यदि हर बार क्या होगा कि सैटरडे को टेस्ट होगा, मंडे को हम आएंगे और आपसे पूछेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कितना नंबर हमको आ रहा है। ठीक है, तो आप हमको ये बताइएगा, तब हम समझेंगे कि आप सीरियसली टेस्ट दे रहे हैं। अरे भले ही 100 नंबर में 1 नंबर आए या 0 नंबर आए, पहला स्टेप तो यही है कि आपको पता है कि हमको कितना नंबर आ रहा है और उतना नंबर आता है कि नहीं आता है वो चेक करना है आपको। कहीं कंफ्यूजन लगे तो आंसर शीट देखिए, टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आंसर शीट देखेंगे। ऐसे नहीं इम्प्रूवमेंट होगा। कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? हम दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन मैच खेलने जा ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा उससे? आप पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट दे ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? आखिर कोई भी एग्ज़ाम पास कीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम, मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम का नाम ले लीजिए, वो बिना एग्ज़ाम, वो नाम ही एग्ज़ाम है, तो वो पास करके ही ना आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? समझ गए इस बात को? पीयूष, तुम दिया था टेस्ट, कितना नंबर आ रहा है? 85। कितना में? हाँ, 180 में 85 आ रहा है। 180 का 50% कितना होता है? ना 50% भी नहीं आ रहा है। अब 40% में तो पासिंग मार्क्स है। चलिए, हम समझे कि हम ही सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि हर बैच में ज़्यादातर हमसे भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में डिस्कशन करना। समझते हैं फोर्स के साथ बहुत सारे टर्म्स जुड़े हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। और आप इस टॉपिक में जितना जानेंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना डीप समझेंगे। इसके अंदर जाइएगा तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आएगा, उसके बाद आएगा लाइन ऑफ एक्शन आएगा, उसके कारण लाइन ऑफ एक्शन चेंज करने से बॉडी पर लगने वाले फोर्स का इफेक्ट बदल जाता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको छोटा सा एक एग्जांपल देके बताते हैं।
आप इस एग्ज़ाम्पल को स्टडी कर सकें तो बेहतर तरीके से बताइएगा, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये एक पानी का बॉटल है, इस पे हमने यहाँ फोर्स लगाया, बॉडी क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया। लेकिन यदि यहाँ फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं किया, क्या किया? हाँ, गिरने लगा। बुक अंतिम टेक्स्ट बुक कब पढ़े थे? जीवन में लास्ट टाइम कब पकड़ाए थे टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए? मतलब कब टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए कोई देखा था तुमको? कब याद है? टेक्स्ट बुक समझते हो कि सिर्फ टेस्ट समझ रहे हो? टेक्स्ट बुक कब लास्ट टाइम कब पकड़ाए थे देखते हुए? यहां फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस कर गया। यहां फोर्स लगाया, बॉडी ऐसे, क्या बॉडी ऐसे कर गया, वो कह रहा है ऐसे कर गया। अंतिम बार ऐसे कब किए थे? अरे एक बार फोर्स लगा, बॉडी डिस्प्लेस किया, कंबाइंड बॉडी पूरा कंप्लीट बॉडी डिस्प्लेस किया, लाइन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, बॉडी रोटेट कर गया। रोटेट नहीं किया, उसी को बोल रहा है गिर गया। ठीक है, हम सह लेंगे, लेकिन यदि गलती से मान लीजिए मतलब किस्मत फूट गया आपका, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, वहाँ प्रोफेसर नहीं छोड़ेगा आपको, ऐसा लपेटेगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, और गर्दन घुमाएगा, ऐसे रस्सी लपेट कर ना ऐसे बांध देगा, बोलेगा आप घुमा के दिखाओ तो। इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर इतना खतरनाक होते हैं, इतना खतरनाक कि वो हंस बोल करके 40 नंबर में इंटरनल मार्क्स में 1 नंबर बैठा देंगे, पूरा जीवन बीत जाएगा, पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, 4 साल का पढ़ाई 9 साल 10 साल 11 साल अंत में लगेगा खुद ही छोड़ दे। समझ गए? प्रोफेसर वो कलम की मार मारता है। आप जितने पास आउट हुए हैं स्टूडेंट, उसमें से आधा जो हैं वो पास आउट नहीं हुए हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जिन्होंने बीच में ही बीटेक छोड़ करके दूसरा बिजनेस करना शुरू कर दिया। समझ गए? वो आपको सच नहीं बताएंगे कि प्रोफेसर ने मेरा 1 नंबर दिया था, मेरे से पेपर नहीं निकला। वो आपको ये बोलेंगे कि इंजीनियरिंग में अब वो बात नहीं है, इंजीनियरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आइए, इतना अच्छे से समझाते हैं, समझ लीजिए, नहीं तो नुकसान किसका होगा? हाँ, एक कोई विद्यार्थी बोल रही है आपका, सही बोल रही है वो। चलिए, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m। अब हम लोग इसको भी तवज्जो देंगे। तवज्जो मतलब समझते हैं? सर मेरा हिंदी ठीक नहीं है, मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, हिंदी भी ठीक नहीं है, मेरा उर्दू भी ठीक नहीं है। हम कहीं के नहीं हैं सर, इसको कहते हैं कहीं का ना होना। मतलब इसको भी हम इम्पोर्टेंस देंगे, ये भी एक विटल रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो मास अब क्यों रोल प्ले करेगा आगे हम खुद समझेंगे इसको। कोई भी ऐसा बॉडी जो बिना मास का हो, देखे हैं? कोई भी ऐसा बॉडी जिसको, हाँ सर हम देखें, स्कूल के बाहर एक वो हवा वाला मिठाई देता था, उसका मास नहीं होता था। होगा, उसको आप वेइंग मशीन में डालिएगा तो 0.00000001 kg तो होगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हाँ, होता है ना। और प्रोटॉन का मास 1.673 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब जैसे 12th में आप जाएंगे, लास्ट सेशन में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो पार्टिकल हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है कभी कभी वेव नेचर दिखाता है, कभी कभी पार्टिकल नेचर दिखाता है। ठीक है, आप जो वहाँ पढ़ेंगे आगे जाकर, लेकिन उसका भी मास है। क्योंकि वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से कोई बॉडी बना है, तो उसका वो बॉडी बना है तो उसका फंडामेंटल एलिमेंटल पार्टिकल होगा, उसका भी तो मास होगा, तभी तो वो बॉडी बना। ऐसे कैसे होगा फिर? ठीक है, अब यहाँ पे आइए। तो एक बॉडी है जिसका ब्लॉक है, जिसका मास कितना है? m। अब यहाँ पर उसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग क्या मानेंगे? सेंटर ऑफ मास, सियोन। पढ़े हैं कभी सेंटर ऑफ मास के बारे में? कुछ जानते हैं? बताइए। सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में कुछ पढ़े हैं आप लोग? कभी कुछ जाना है आपने? कभी गलती से इंस्टाग्राम फेसबुक पर कहीं दिख गया हो? क्योंकि आपका बुक तो वही है, उसी से आपने पढ़ाई की है, उसी से आपने सच को खंगाला है, उसी से आपने सच पता किया है। टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए आप लोग बस, सबके पास NCERT किताब है फिजिक्स का,
फर्स्ट पार्ट अंग्रेजी मीडियम है सबके पास, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? कैसा रंग का है बुक? ब्लू रंग का है, तो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं उसको? पढ़ा है आप लोग ने? यदि नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी क्या कीजिए, चूँकि खरीदा है आपने, बहुत लोगों ने तो पिछला बार ही कहीं से उठा लिया होगा, या तो कबाड़ी वाड़ी कहाँ से कहाँ लेके आ गया होगा, ठीक है। तो यदि जिन्होंने नया बुक लिया है, जब आप खा पी करके सोने जाते हैं फ़ोन लेकर के, फ़ोन को जब साइड में रख देते हैं फ़ोन देखने के बाद, तो बगल में वही एनसीईआरटी किताब रख दीजिए, फिज़िक्स का ऐसे रख दीजिए, और उसी पर अपना मोबाइल रख दीजिए, ठीक है। सो जाइए। कभी तो नींद खुलने पर कभी तो आपको लगेगा कि मन नहीं लग रहा है, नींद नहीं आ रहा है। जब मन न लगे और नींद ना आए तो फिर क्या उसी बुक को उठा लीजिएगा, क्योंकि यदि आपने मोबाइल उठा लिया तब तो नींद ना आने का कारण तो आपके पास है ही, उसके बाद आपके पास मोबाइल भी है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमको नींद आ जाए, नींद आ नहीं रहा है, नींद आ जाए, तो आप एनसीईआरटी किताब फिजिक्स का पार्ट 1 उठा लीजिएगा, उसको खोल के देखिएगा, 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगा, ठीक है। 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसा सब मैथमेटिकल इक्वेशन दिखेगा, ये भगवान, अब बहुत गहरा नींद आने लगेगा आपको तुरंत। तो नींद वो लाने की एक तरह से दवाई है वो, उसको अपने बिस्तर बगल में जहाँ भी सोते हैं वहाँ, ठीक है, समझ गए। नींद न, जब भी नींद ना आए उसको उठा लीजिए, खोलिए, एक बार देखिए, और अपने आप नींद आ जाएगा 5 मिनट में, रख दीजिए, सो जाइए, ठीक है, समझ गए। तो ये काम कीजिएगा तो आपको कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ कौन सा चैप्टर कहाँ है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम क्यों है, आपको पता तो चलेगा। आप लोग कितने लोगों को पता है कि एनसीईआरटी का 3रा नंबर चैप्टर क्या है और 7वां नंबर? सब में शायद लगा हुआ है। आइए, सेंटर ऑफ मास। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं F1 अमाउंट का, सपोज 30 न्यूटन का। तो ये जो F1 फोर्स लगा, ये फोर्स कैसा नेचर का है? पुलिंग नेचर का है या पुशिंग नेचर का है? ये किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है या पुश कर रहा है? पुल और पुश में क्या डिफरेंस है? पुलिंग एक्शन और पुशिंग एक्शन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, यानी कि जिसने फोर्स लगाया वो किधर है, उस पर डिपेंड करता है। इसका कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जिसने फोर्स लगाया है उस बॉडी पर वो किधर है। यदि ऑब्जेक्ट बॉडी पर वो अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है तो पुलिंग होगा, और यदि अपने से दूर लगा रहा है पुशिंग होगा। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव एक्स को पुश बोल रहे हैं और नेगेटिव एक्स को पुलिंग बोल रहे हैं, तो यदि ऑब्जर्वर चेंज हो गया, ऑब्जर्वर ऐसे आ गया, तो अब तो पुल पॉजिटिव एक्स में हो गया ना, और पुश किधर हो गया। इसलिए पुलिंग और पुशिंग एक्शन डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर, वो किधर से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। इसीलिए आप कभी जाएंगे दुकान में या फिर कहीं पे जाएंगे, यहाँ ग्लास लगा होता है, तो वहाँ पर जो लिखा होता है पुल, तो पुल का मतलब वो वहाँ पर चिपकाया है, वो ये सोच करके, दुकानदार बहुत मेहनत से वो पुल खोज के लाया है और उसको चिपकाया है ये सोच करके कि सामने वाला उसको पढ़ेगा और जो हैंडल है ग्लास का, खिड़की दरवाजे का जो हैंडल है, उसको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमको इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता है। कभी आपने कभी ऐसा इस सिचुएशन में कि 1 मिनट खड़े होकर सोचा है कि हाँ यहाँ पर पुल लिखा हुआ है तो अपनी तरफ खींचना है, कई लोग उसको, और उधर का सामान गिर जाता है उसका, ऐसा होता है। तो पुल मतलब हो गया ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचना है, वो पुल हो गया। और जब आप उसको प्रेस कर रहे हैं, अपने से दूर धकेल रहे हैं, तो आप पुश कर रहे हैं। तो इन जनरल पुलिंग जो एक्शन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पुशिंग एक्शन से, समझे। पुलिंग एक्शन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पुशिंग एक्शन से। पुल करना थोड़ा मुश्किल है पुश करने के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्वर की तरफ खींचने में क्या होता है कि वो अपनी तरफ कब खींच पाता है, तभी खींच पाता है जब वो अपने बॉडी को आगे की तरफ धकेलेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और वही जो फ्रिक्शन लगेगा उसी डायरेक्शन में पुल होगा।
पुश करना ज़्यादा आसान है क्योंकि बॉडी से दूर आप फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन पीछे, आप पीछे जाना चाह रहे हैं, फ्रिक्शन आगे लगेगा, पुश करेगा, यानी कि पुश के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाना ज़्यादा आसान है। क्यों है आसान? उसका मेन रीज़न है कि हमारा पैर किधर मुड़ता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, पैर पीछे की तरफ, पीछे पैर कभी आगे तरफ मुड़ता है? हैं? कभी ऐसे किए कि उठाया नाखून दांत का काट लिए, सफाई कर दिए दांत का? हैं? नहीं करते हैं ना? कोई किया है? कितना आसान है, ऐसे उठाए, ऐसे मुड़े और यहाँ फीता बांध रहे हैं जूता का, है कि नहीं? कितना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आपका पैर आप मतलब कि साफ़ नहीं हो पा रहा है, ऐसे किए, ऐसे उठाए, यहाँ पर पैर अपना अपना साफ़ कर लिए, कितना आसान है। लेकिन ऐसा होता है क्या? यदि ऐसा हो जाए तो आपके आसपास के लोग भाग जाएंगे आपको छोड़ के, समझ गए? तो पुशिंग एक्शन पुलिंग एक्शन से आसान थी, पुलिंग एक्शन पुशिंग एक्शन से डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमारा पैर जो है वो हमारे बॉडी के पीछे मुड़ता है। इसका मेन रीज़न फ्रिक्शन से कनेक्ट होगा। तो जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जैसे मैंने पैर ऐसे ऐसे रखा और ऐसे मोड़ रहे हैं, तो ऐसे मोड़ रहे हैं तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है? उससे पहले हम ये समझते हैं कि फ्लोर पर हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? नेगेटिव एक्स में। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि रिलेटिव मोशन ना हो, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसी कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो हम आगे बढ़, मान लीजिए एकदम प्लेन सरफेस है, उसमें पानी भी गिरा हुआ है, थोड़ा सा ऑयल भी गिरा हुआ है, उसके बाद हम उसमें पैर रख करके जब हम ऐसे कर रहे हैं तो आसानी से पैर पीछे चला जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। जब आसानी से पैर पीछे चला जा रहा है तो हम मेरा जो सर है वो कहाँ जाएगा? समझ गए? तो फ्रिक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, और जब हम चलते हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। मतलब रिलेटिव मोशन हो और फ्रिक्शन एक्ट करे तभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें मोशन मिलेगा। कभी आप देखें ऐसा कभी सिचुएशन कि ट्रैक्टर का व्हील जो है वो कीचड़ में फंस गया है और व्हील घूम रहा है लेकिन ट्रैक्टर आगे नहीं जा रहा है, तो पता चलता है कि यदि ट्रैक्टर का व्हील ऐसे घूम रहा है, आपकी तरफ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो कीचड़ पीछे की तरफ निकलता है। और जब उस ट्रैक्टर के व्हील के नीचे हम सॉलिड चीज़ कुछ दे देते हैं, कीचड़ के हटा करके कुछ सॉलिड मिट्टी या फिर पत्थर दे देते हैं या ईंट दे देते हैं, तो उसको सॉलिड चीज़ मिलता है, तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है और रिएक्शन के तौर पर व्हील आगे बढ़ जाता है। समझे? ऐसा कभी हुआ है? देखें, इसलिए जब हम फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर की बात करेंगे, और ये सब कैसे क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर। ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम वो ऑब्जर्वर अपनी तरफ खींच रहा है तो बेसिकली ये पुलिंग एक्शन है, पुलिंग एक्शन होगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि ऑब्जर्वर ने इसको बाहर की तरफ धकेल दिया, इस तरफ, यानी कि इस तरफ फोर्स लगा दिया, ये F2 सपोज ये भी 30 न्यूटन है, तो इस केस में ये क्या होगा? पुशिंग एक्शन होगा। समझ पा रहे हैं? पुशिंग एक्शन। तो यहाँ पर यदि ऑब्जर्वर से अवे लगेगा, एक्टिंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये क्या होगा? एक्टिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये बात हुई पुलिंग और पुशिंग एक्शन का। तो बेसिकली फोर्स कैसे डिफाइंड होगा? फोर्स डिफाइंड होगा, फिर बता देते हैं, फिर लिखा भी देंगे। फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाने की टेंडेंसी रखता है या तो चेंज ला देता है। टेंडेंसी कब होगा? जब वो सफिशिएंट नहीं होगा किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज लाने के लिए। तो जैसे हमको ज़रूरत है लेज़, हम गए बगल में, नीचे में एक दुकान खुला है, वहाँ पर लेज़ का पैकेट 10 रुपये का जो आता है, हम लेके गए 6 रुपया, तो क्या वो लेज़ का पैकेट हमको देगा? वो नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा। यदि हम 8 रुपये थोड़ा सा और मेहनत किए तो इधर उधर से कुछ दोस्त उससे जुगाड़ लगाए, 2 रुपया और मिल गया, तो 8 रुपया मेरे पास आ गया। तो अब हम यदि उस दुकान के पास जाएंगे, दुकान वाले के पास, और बोलेंगे हमको लेज़ दे दीजिए, तो देगा वो?
नहीं देगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि 10 रुपये का लेज़ 10 रुपया में ही देगा। कहने का मतलब 10 रुपया देना होगा तब वो लेज़ हमको मिलेगा। कहने का मतलब फोर्स के टर्म में क्या है कि यदि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और उसका स्टेट चेंज होने की टेंडेंसी 10 न्यूटन से नीचे में नहीं होगी, और हम यदि 8 न्यूटन लगा रहे हैं, 6 न्यूटन लगा रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होगा। उसका स्टेट चेंज तभी होगा जब 10 न्यूटन होगा या 10 न्यूटन से ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जो किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है या लाने की कोशिश करता है। कोशिश कब यूज़ होगा? जब उसका बेसिक टेंडेंसी है कि 10 न्यूटन के बाद ही चेंज होगा, और आप लगा रहे हैं 6 न्यूटन, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे एक अलमीरा है, एक बच्चा फोर्स लगा रहा है तो अलमीरा डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ। बच्चे ने फोर्स तो लगाया लेकिन उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके स्टेट को चेंज करने के लिए यदि रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन, तो बच्चा लगा रहा है 5 न्यूटन। फिर बच्चे ने और ताकत लगाया, 2 बच्चा मिल गया, तो अब दोनों बच्चों का जो कंबाइंड फोर्स है वो है 8 न्यूटन, तो अलमीरा डिस्प्लेस नहीं होगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि दोनों हट जाओ बच्चा, हम इसको घसका देते हैं। तो आपने फोर्स लगाया 12 न्यूटन, डिस्प्लेस होने के लिए कितना चाहिए था? 10 न्यूटन, तो 2 न्यूटन से वो डिस्प्लेस हो गया। समझ गए? तो वहाँ पर बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले वाले केस में बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होगा। वहाँ टेंडेंसी होगी स्टेट चेंज करने की, लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगा। अब फोर्स किसके टर्म में होता है? पुलिंग और पुशिंग एक्शन के टर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आगे सिर्फ यही नहीं होता है, बहुत सारे टर्म होते हैं, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में समझने के लिए पुलिंग और पुशिंग एक्शन, जैसे आइसक्रीम वाला जो ठेला लेके जाता है वो पुल कर रहा होता है कि पुश कर रहा होता है? पुश कर रहा होता है, क्योंकि पुश करना आसान है पुलिंग के रिस्पेक्ट में। आप जो गार्डन में देखते हैं जो घास काटने के लिए मशीन होता है, वो पुश होता है या पुल होता है? वो पुल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हेवी जब होता है तो वो हमेशा पुशिंग एक्शन में होता है। जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, उसका पिच पर जो रोलर्स रोल कराया जाता है मशीन से, वो रोलर को पुश करना आसान होता है कि पुल करना आसान? पुश करना आसान होता है, क्योंकि पुशिंग एक्शन में आप बॉडी के अपनी तरफ से बाहर धकेल रहे हैं। अब मैंने बताया था वो कनेक्ट है फ्रिक्शन से, जो आप फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी उसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पुलिंग और पुशिंग एक्शन हमेशा बॉडी के अवे लगेगा और पुलिंग एक्शन हमेशा बॉडी के तरफ लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद डिफिनीशन, इसको जस्ट ड्रॉ कर लीजिए, फिर डिफिनीशन लिखा देते हैं। इसको ड्रॉ कीजिए फिर डिफिनीशन लिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज हम लोग। इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और having tendency to change and having tendency to change the state of the body and having tendency to change the state of the body, full stop। उसके नीचे उसी में लिखिए here the term स्टेट को इन्वर्टेड कॉमा से कवर कीजिए। हेयर द टर्म स्टेट रेफर्स द रेस्ट स्टेट ऑफ द बॉडी और रेस्ट स्टेट ऑफ द बॉडी और रेस्ट स्टेट ऑफ द बॉडी और मोशन स्टेट with constant velocity or motion state with constant velocity or variable velocity ठीक है। उसके बाद उसी में नीचे लिखिए for a particular body we generally use a term for a body we generally use two terms pulling. For a body we generally use two terms. First, pulling action,
फर्स्ट पुलिंग एक्शन, सेकेंड पुशिंग एक्शन. फर्स्ट पुलिंग एक्शन, सेकेंड पुशिंग एक्शन. These are two different nature of forces. These are two different nature of forces defined. These are two nature of forces defined according to observation of the observer, which is observation of the observer which apply the external force, which apply the external force. ठीक है. स्टेट से मतलब, स्टेट का मतलब समझ पाए? स्टेट का मतलब होता है स्थिति. स्थिति मतलब समझते हैं? किसी का नाम है स्थिति इसमें? स्थिति मतलब होता है कंडीशन या फिर सिचुएशन या स्टेट कह लीजिए उसको. फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हम उसको स्टेट बोलते हैं. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में ही बोलेंगे स्टेट. तो जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट पर है. यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग. अरे क्या हुआ, लिख नहीं पाए तो रिकॉर्डिंग हो गया है, आप उससे मैच करा लीजिएगा. ठीक है, जितना भी बात मैंने बोली है वो रिकॉर्ड हुआ है, तो आप उससे मैच कराइएगा. यहाँ पर ध्यान दीजिए. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, बहुत कुछ इसमें सीखना है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत कुछ इसमें सीखने को है जो आपके सिलेबस के लिए भी ज़रूरी है. हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बात कर रहे हैं, जो आपका सिलेबस में पढ़ना है उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा डीप में स्टडी करेंगे. तब आप क्वेश्चंस के फोर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं. नहीं तो इतना कंफ्यूज करेगा आपको ये कि आपको लगेगा कि लगना चाहिए पॉजिटिव एक्स में, लेकिन एक्ट करेगा नेगेटिव एक्स में. जब आप सोचेंगे ओ इस बार मैंने पकड़ लिया, अब लगा देंगे नेगेटिव एक्स में, लेकिन लगेगा वो, आपने सोचा ओ शिट, यही तो दो डायरेक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव. अब तो क्या है, अब तो मैं सीख गया, पता चला लग गया वाई एक्सिस में. फिर आप बोलेंगे 3 केसेस आई रिमेंबर इट, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, वाई, पता चला इंक्लाइन लग गया. ठीक है, अंत में आपको लगेगा कि मास्टरवा ठीक बोल रहा था, रटने से काम नहीं चलेगा, समझना होगा. ठीक है, देखो वो लोग समझ रहे हैं, तुम तीनों आपस में समझ रहे हो क्या? देखो ये मास्टर ऐसे ही बोलता रहेगा, हम लोग अपना काम करते हैं. क्या बातें हो रही थी? यही हो रहा था कि देखो उसके चक्कर मत रहो, देखो हम लोग आपस में ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं ना है? हाँ, ये तो तीनों को अलग अलग दिशाओं में बैठाएंगे, एक ठो को वहाँ, एक ठो को वहाँ, एक ठो को यहाँ. कितना कंफर्टेबली आप पढ़ाई कर पाएंगे? आपस में बात करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका समय है. जब टीचर कुछ बता रहे हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो समझना ध्यान से ज़रूरी है. आइए यहाँ पर हम तो क्या करें, एक स्टेप में आगे बढ़ जाएं, फोर्स को आगे बढ़ा दें, उसके बाद सीधे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आ जाएं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आ जाएं, सब उड़ जाएगा आपके ऊपर से. ठीक है, जितना इसका डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको, और इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो हम देंगे. और यदि वो आपको काम नहीं करेगा तो इसका मतलब आप समझिएगा कि आपने जितना इंटेंशन देना चाहिए था, लेस का पैकेट 10 रुपये में मिलता है, आप अटेंशन कितना चाहिए 10 मेगा पास्कल का, और आप कितना दे रहे हैं अटेंशन 4 मेगा पास्कल, 5 मेगा पास्कल. उससे वो क्वेश्चन हिलेगा? नहीं मिलेगा. समझ गए? क्लियर है ना? अब आइए यहाँ पर देखिए, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है m. तो यदि ब्लॉक का मास m है तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक पर एक फोर्स लगा, ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा F. ठीक है, और ये F अमाउंट जो है वो मान लीजिए 10 न्यूटन है. ठीक, और ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा, इसको F1 मानिए, इसको F2 मानिए, 10 न्यूटन.
तो अब यदि ये कहा जा रहा है कि पहले क्या था, केस फर्स्ट में मान लेते हैं, फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि दोनों पे कोई फोर्स नहीं है, समझने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। चलिए इसको हटा दीजिए, कोई फोर्स नहीं है, ये केस फर्स्ट है। केस समझते हैं ना? हाँ, हर बैच में केस होता है जो अलग ही दुनिया में रहता है, उसको इंजीनियरिंग, हम लोग इंजीनियरिंग हॉस्टल्स में केस बोलते हैं। रूम नंबर 112 में केस रहता था, उससे आप पूछिए कि तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो, तो वो अलग ही जवाब देता था, इसलिए उसका नाम केस पड़ गया। ठीक है, तो केस फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पर कोई फोर्सेस नहीं है बॉडी पर। बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या? नहीं एक्ट कर रहा है। हाँ कर रहा है, कौन सा? mg कर रहा है। और नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। और कोई फोर्स? ठीक है, एक्स एक्सिस में फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। आप सोचिए कि सिर्फ हमको फोर्स को स्टडी करने के लिए, बॉडी पे लगने वाले फोर्स को स्टडी करने के लिए हमको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, और फ्री बॉडी डायग्राम ही 3 क्लास ले लेगा। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब मिनिमम 3 क्लास लेगा। और यदि आप चाहेंगे, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मिनिमम डेकोरम तो हम फॉलो करेंगे ही ना। तो आप समझिए कि एक ब्लॉक है जिस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, उसने सही कहा वाई एक्सिस में तो लग ही रहा है। आप साइन कन्वेंशन को कभी नहीं भूलिएगा, ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वाई एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, शुरू से ही आपको काम दे रहा है और आगे भी ये यूज़फुल रहेगा पूरे के पूरे इंजीनियरिंग में। तो अब यदि बात करें तो नेगेटिव वाई में mg लगा और पॉजिटिव वाई में नॉर्मल लगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये एक स्टेट है बॉडी का, एक स्टेट है। केस सेकंड में यदि हम ये बात डिस्कस करें कि बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को काउंट करना है हमें, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको उसके स्टेट के बारे में कुछ कहना है। मास m है और बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F1 सपोज 10 न्यूटन का, और उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी नेगेटिव एक्स में फोर्स लगा F2 सपोज 10 न्यूटन का। तो इस केस में ये तो रेस्ट स्टेट है ना, ये तो रेस्ट स्टेट है, तो ये सेकंड केस में क्या बॉडी मोशन करेगा या नहीं? क्यों नहीं करेगा मोशन? तो यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं था, तो यहाँ पर फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस क्या मिला? 0। यहाँ पर भी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या मिलेगा? +10 न्यूटन, +10 न्यूटन और -10 न्यूटन। पूरा दुनिया जानता है कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स एक्स एक्सिस में 0 हुआ, यहाँ भी एक्स एक्सिस 0 हुआ। यहाँ पर भी बॉडी रेस्ट स्टेट में है, यहाँ भी बॉडी रेस्ट स्टेट में है। तो मेरे इस दोनों केसेस का डिस्कशन करने का मतलब ये है कि बॉडी पर यदि एक्स एक्सिस की सिर्फ बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस में हम बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी यदि एक्स एक्सिस में फोर्स लगेगा, यहाँ 0, यहाँ फोर्स ही नहीं लग रहा है तो भी बॉडी अपने स्टेट में है, रेस्ट स्टेट, और यहाँ फोर्स लगा तो भी बॉडी रेस्ट स्टेट में है। तो यदि ये कह देना कि किसी बॉडी पर फोर्स लगने से वो उसका स्टेट चेंज करेगा या स्टेट चेंज होने की टेंडेंसी आएगी, तो भी गलत है। यहाँ कोई टेंडेंसी नहीं है बॉडी का मोशन करने का, ना ही यहाँ है। यहाँ पर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस में यहाँ फोर्स होने के बावजूद भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्स एक्सिस में 0 हो रहे हैं, तो टेंडेंसी होगी नहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं फोर्स बॉडी के मोशन होने की टेंडेंसी या स्टेट के चेंज करने की टेंडेंसी, वो तब होती है जब नेट फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, नेट फोर्स मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। तो ये 2 केसेस हुए। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड केस में। केस थर्ड में हम लोग थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि ब्लॉक जो है उसके साथ क्या हो रहा है। सब लोग ध्यान दे रहे हैं? सब लोगों को मज़ा आ रहा है? बोलिए, किसी लोगों को, कोई ऐसा है विद्यार्थी जिसको मज़ा नहीं आ रहा हो? हाँ, अरे बोलो।
अब क्या होगा? बॉडी, हमको ये बहुत जिम्मेदारी से, एक हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं तो हम लोग बहुत जिम्मेदारी से कहेंगे ये क्या हुआ, ये जिम्मेदारी का रिजल्ट है क्या? ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। मेरे गुरुजी गुस्सा आ जाते थे यदि ये नहीं लिखा उन्होंने और ये लगा दिया फोर्स उन्होंने और आपसे पूछ दिया कि ब्लॉक किधर जाएगा, आपने बोल दिया पॉजिटिव एक्स, बुरा मान जाते थे, बेंच के नीचे चले जाते थे। हाँ, प्रोफेसर हमारे, हाँ, मतलब वो क्लासरूम बहुत बड़ा होता था ना, ये स्टेज और थोड़ा सा हाइट रहता था, उधर एक कुर्सी टेबल लगा होता था और उधर मतलब कि कुछ मतलब सामान कुछ रखा होता था, उसी में घुस जाते थे। आधा घंटा तक निकले ही नहीं, फिर आके समझा रहे हैं वो। कैसे मान लिया आपने? पूरा गुस्सा आ जाते थे। कैसे मान लिया कि ये बॉडी पर डिस्प्लेस कर देगा, मैं फ्रिक्शन लगा दूंगा। वो ये नहीं समझने की कोशिश करते थे कि विद्यार्थी जो है वो मतलब कि इसको ध्यान नहीं होगा या उसको भूल गया होगा। वो तो क्लास के बाद अपने चैम्बर में जाके पढ़ रहे हैं, घर जाके भी पढ़ रहे हैं, कहीं शादी उदी में जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, वो छुट्टी के दिन भी पढ़ रहे हैं, सुबह भी पढ़ रहे हैं, शाम भी पढ़ रहे हैं, बचा दोपहर में भी पढ़ रहे हैं। तो उनको लगता है कि सारा विद्यार्थी यही काम करता होगा। जैसे उनके लिए पृथ्वी गोल था तो उनको लगता है कि सब गोल है, नहीं समझे? तो वो गुस्सा आ जाते थे। इसलिए हम यहाँ पर सरफेस स्मूथ कर दिए। अब जब सरफेस स्मूथ है तो बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स एक्स एक्सिस में क्या है? एफ एक्स में क्या है? 5 न्यूटन। तो बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगा। नाउ द सिस्टम, क्या कहेंगे? बॉडी कह लीजिए, सिस्टम अभी बताया नहीं है आपको। नाउ द बॉडी विल चेंज, बॉडी will change its state। कौन सा स्टेट? फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। अभी मैं दिखाता हूं मोशन से रेस्ट। स्टेट चेंज किया, कब किया, क्यों किया, मतलब काहे किया? क्योंकि बॉडी पे लगने वाला फोर्स एक फिक्स फोर्स है, वो समेशन उसका जीरो नहीं है। या फिर बॉडी पे लग रहा है जो भी फोर्स, वो जो भी फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स है। इस कारण से बॉडी उस डायरेक्शन में जाने के लिए कंपेल्ड है, वो जाएगा ही जाएगा, ये नेचर है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी, पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा आ गया, वो बहुत अमीर आदमी हो गया, ठीक है, तो उसके जितने भी दोस्त हैं सब उसकी तरफ क्या होंगे? मोबिलाइज्ड होंगे कि नहीं होंगे? आप सोच रहे हैं कितना ही पैसा आ जाए इसके पास, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ तो जाए, एक बार देखिए तो उसके बाद। समझ गए? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है तो बॉडी उस अपने स्टेट को चेंज करने के लिए कंपेल्ड है, वो चेंज करेगा ही करेगा। अब मोशन कर रहा है तो रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट कर रहा है तो मोशन में आ जाएगा। कंडीशन क्या है कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स का समेशन जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। अब हम लोग सिर्फ किस एक्सिस की बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, हम लोग एक्स और वाई दोनों की बात करेंगे, दोनों को रिजॉल्व करेंगे। फिर जेड एक्सिस भी आ सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो एक्स वाई पे ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बॉडी पर एक फोर्स लगा और वो फोर्स नेट फोर्स है, जिस कारण से बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने के लिए कंपेल्ड है, इसलिए वो रेस्ट से किधर जा रहा है? मोशन की तरफ जा रहा है। ये केस नंबर कितना हुआ? 3rd। अब केस नंबर 4 की तरफ बढ़ें। समझ में आ रहा है सबको? कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? अरे बोलिए, कल पूछेंगे और कल नहीं जवाब दीजिएगा तो यहीं खड़ा होकर बनवाएंगे फिर। समझ गए आयुष? ठीक। अब यहाँ पर देखिए केस 4, ये चीज़ आपको बुक में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बुक आपकी समस्याओं को नहीं समझता है। बुक को ये पता ही नहीं है कि एक विद्यार्थी 1 महीना से किताब नहीं छुआ है, अब उसको पढ़ना है फोर्स। तो मास्टर, मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या किस बात की है? एक्सप्लेन करने की नहीं। मेरे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि सामने वाला विद्यार्थी एकदम ब्लैंक बैठा है और ऐसे बैठा है, हम तो नहीं पढ़े, तुम समझा के दिखा दो हमको, ठीक है, वैसे में समझाना होता है। आइए
अब यहाँ पर क्या है कि ब्लॉक मोशन कर रहा है, मास है उसका m और ब्लॉक कितने स्पीड से मोशन कर रहा है, v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यदि इस पर फोर्स लग रहा है पॉजिटिव x में F1 बराबर सपोज 5 न्यूटन, तो क्या बॉडी का स्टेट चेंज करेगा? अरे बोलो, द स्टेट ऑफ द बॉडी विल चेंज। तो स्टेट चेंज करेगा तो क्या होगा, मोशन से क्या होगा, रेस्ट पे आएगा या क्या होगा, मोशन टू, अरे बोलो, हम तो दो ही स्टेट पर हैं सर, रेस्ट होगा तो मोशन करेगा, मोशन होगा तो रेस्ट पे आएगा। यहाँ पर क्या होगा, हाँ, मोशन टू, अरे बोलो, हाँ, सरफेस स्मूथ है। चलिए, अरे बोलो, चलिए मान लीजिए हटा देते हैं इसको, सब विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। मान लीजिए फोर्स बाय इन्हें लगेगा, अब बताइए रुक जाएगा? कितने विद्यार्थी ये बात पे कंफर्म हैं कि रुकेगा, तय है कि रुकेगा? कितने लोग कंफर्म है इस बात पर? अपना अपना व्यू दीजिए, इधर उधर मत देखिए। मान लीजिए कोई नहीं हाथ उठा रहा है तो हम भी नहीं उठाएंगे। हो सकता है कि आप अकेले हों, उठाए हाथ और आपको एक अच्छा पेन और एक चॉकलेट मिल जाए। डेयरी मिल्क सिल्क से नीचे क्या मिलेगा? सब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। देखो तुम बीजेपी दे रहे हो, हम दे रहे हैं आरएसएस को। चलिए बताइए, हाँ, रुक जाएगा और रुकेगा ही में अंतर है। रुकेगा ही, बोलिए, यदि रुकेगा तो कितने सेकंड के बाद रुकेगा? मास दे देते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है 9th क्लास में। 9th क्लास को हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम सॉल्व करवाए हैं ये क्वेश्चन। जब वो 11th में आएगा ना, तो उसके पास बहुत सारे चीज़ होंगे कहने को, आपकी तरह वो चुप नहीं रहेगा। बताइए, उसने कहा रुकेगा, कितने लोग कह पा रहे हैं कि रुकेगा ही? और यदि किसी ने कह दिया कि रुकेगा ही, तो कितना सेकंड के बाद रुकेगा? प्रोफेस करिए। प्रोफेस मतलब समझते हैं, भविष्य में क्या होगा ये कोई बता सकता है तो उसको कहते हैं प्रोफेस करना, और जो ये कर सकता है उसको बोलते हैं प्रोफेसर। 4 सेकंड पे रुक जाएगा? अच्छा ठीक है, देखते हैं। तुमने कहा 4 सेकंड, चलिए आयुष ने कहा 4 सेकंड। बहुत खुशी की बात है कि उसने कहा t बराबर 4 सेकंड। आयुष जी ने कहा है। चलिए और लोग, हाँ 4 सेकंड में ही रुकेगा। तुम्हारा भी ये सहमत है? ठीक है, चलिए 9th कक्षा 9th में पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी कक्षा बोलते हैं, कक्षा निकल जाता है, तो क्लास समझ लीजिएगा। बताओ, नावी क्लास में पढ़ना है। ये नावी समझते हैं? आप लोग 11th में हैं और आप जस्ट कुछ महीनों के बाद 12th में चले जाएंगे, और 9वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है वो इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा, और इतना समय लेगा ही नहीं, उससे कम समय में दे देगा। 4 सेकेंड, हाँ क्या 4 सेकेंड आ रहा है ना? हाँ तो बोलो कि 4 सेकेंड में रुकिएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। फोर्स पता है, मास पता है, एक्सेलरेशन ए बराबर कितना हो गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया।
तो फाइनल वेलोसिटी 0, v बराबर u प्लस क्या लिखेंगे at, ये 0 हो गया और ये तो प्लस 10 है ना, और प्लस माइनस कितना होगा 2.5 इंटू टी, तो इधर आएगा तो -10 और डिवाइड बाई -2.5 इज इक्वल टू टी, तो टी बराबर कितना आ गया 4 सेकेंड। बताइए, कुछ लोग तो यही नहीं सोच रहे थे कि रुकेगा। बताइए कौन सा क्वेश्चन है ये 9वीं कक्षा का नहीं है? हाँ, अरे है कि नहीं है बताइए, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। तो ये क्यों अपना स्टेट चेंज किया, तो बॉडी क्या लिखेंगे, द स्टेट ऑफ द बॉडी विल चेंज मोशन टू रेस्ट, मोशन टू रेस्ट। कब तक, 4 सेकेंड, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद क्या होगा, फिर से स्टेट चेंज होगा उसका, और वो उधर दौड़ेगा, किधर दौड़ेगा, जिधर उस पर फोर्स है, नेट फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, समझ गए। तो फिर से स्टेट चेंज होगा, और जब एक्सेलरेशन होगा तो स्टेट लगातार चेंज करता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करता रहेगा। समझ पाए इस बात को? अरे बोलो, कोई बोलता ही नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं। एक आध विद्यार्थी भी बोलने वाला होता तो आज हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए एक ब्लॉक है, ब्लॉक तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे लगा थोड़ा देर पहले कुछ और दिखाए थे, खाली तो ब्लॉक ही खींच रहे हो, बोल रहे हो ब्लॉक है। आइए एक चक्का वाला बनाते हैं। चक्का समझते हैं आप लोग, व्हील हो सकता है आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो, अंग्रेजी स्कूल, हम लोग तो चक्का बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, चाका। लगता है तुम्हारी स्थिति मेरी से भी खराब दिखी। हाँ, तुम्हारी स्थिति मेरी से भी खराब दिखी। आइए, ठीक, आप लोग लिए कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से सोच के बनाते हैं कि आसान हो विद्यार्थी को, और आप हैं कि अब आप ये बताइए, अब क्या होगा, द स्टेट, तब तक हम लिखते हैं द स्टेट ऑफ द बॉडी will change and the body will come, body will move with greater velocity। हाँ क्या 40 सेकेंड्स, तो उसके बाद रेस्ट पे आ जाएगा। हाँ क्या होगा, हाँ पहले बताइए कि बॉडी रेस्ट पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो कितने सेकंड के बाद, महा गलत होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलती का इधर पुलंदा हो गया। ये बॉडी पर नेट फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेस बॉडी मोशन किधर कर रहा है, हम लिखे भी हैं। बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा, वो रेस्ट पे कहाँ से आ जाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स उस पर नेट लग रहा है पॉजिटिव एक्स में, जिधर उसका वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी को प्रमोट करेगा ना। क्यों करेगा, क्योंकि उधर जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन काम ही है कि फाइनल वेलोसिटी को बढ़ाना इनिशियल से, तभी तो एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई डेल्टा टी, और ये ए इधर है, ए बराबर क्या है, f बाई एम,
F कितना है 10 और m कितना है 4, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो हर सेकेंड पार्टिकल के वेलोसिटी को 2.5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाएगा वो, तो वेलोसिटी तो कभी भी जीरो नहीं होगा उसका। टाइम तो टाइम है, बॉडी मोशन करने में जो समय ले रहा है। 4 सेकेंड यहाँ कहाँ लाए हैं? तो 4 सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी और बढ़ जाएगा, तो 2.5 × 10 यानी कि 20 हो जाएगा उसका मीटर, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बॉडी रेस्ट पे कहाँ आएगा? समझ पा रहे हैं? अभी ही देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है ना। और एकदम निश्चिंत रहिए, मेंटेन रहेगा थ्रू आउट जब तक आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और ये समस्या ऐसा नहीं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका सर्कुलर मोशन, उसके बाद आएगा सर्कुलर मोशन जब घुमाना शुरू करेगा आपको, उसके बाद आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन और घूमेगा, उसके बाद आ जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे ऐसे चलेगा फिर और मज़ा आएगा। मेरे अलावा सब दुखी रहेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ से छापेंगे? यहाँ से, चलिए छापिए। आ रहा है या ऊपर आ रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बहुत सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है और यही आपको समझना है। आप ऐसा होते हुए देखते हैं, आज हम लोग समझेंगे काहे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये पोजीशन ए है और यहाँ पर एक बॉल है। बॉल आज तक देखे हैं कैसा रंग का होता है? सिर्फ लाल रंग का ही बॉल देखे हैं क्या? हाँ, फुटबॉल देखे हैं कैसा रंग का होता है? वाइट रंग का होता है। अच्छा, उसमें एक जो सेक्शन है वो एक सेक्शन कैसा शेप का होता है? पेंटागोनल होता है या हेक्सागोनल होता है? हेक्सागोनल होता है। फुटबॉल भी नहीं देखे हैं? हे भगवान, इस जीवन में क्या देखे हो अभी तक? ऐनक देखे हो? ऐनक देखे हैं? ऐनक में चेहरा देखे हैं अपना? तब ठीक है। कितने आंखें हैं? किसका 4 आंखें हैं? कोई बात नहीं पीयूष, जल्दी ही ठीक हो जाओगे तुम। मेरी सांत्वना तुम्हारे साथ है, जल्दी ही तुम ठीक होगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आइए, घर वाले भी यही कह रहे थे क्या? VA से बड़ा कौन है? VB है, उससे बड़ा VC है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है और इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउन स्ट्रीम में होगा, यानी कि एक्सेलरेशन विल बी फ्रॉम A to C होगा। ऐसा क्या? इसी कारण से स्पीड में क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। आप देखते भी हैं, कभी बॉल को किसी भी हाइट से आप रिलीज़ करके देखिए, वो आगे बढ़ता जाएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि नीचे उसको रोकने वाला कोई, समझ गए? अब इसी तरह इंक्लाइन में इधर देख लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए कि A, ये पॉइंट को P मान लीजिए, इस पॉइंट को Q और इस पॉइंट को R। अब बॉल जो है इस पोजीशन पे, बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में V और यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में है, तो इसको VP कह रहे हैं और ये VQ होगा और यहाँ पर मान लीजिए पहुँचा तो इस डायरेक्शन में VR होगा। तो आप कह सकते हैं कि VP इज़ ग्रेटर दैन VQ इज़ ग्रेटर दैन VR होगा। ऐसा इसका मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, समझ पाए? एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हुआ जिस कारण से बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रहा है?
बोला जाए, क्या ये सही है? इस बात से आप सहमत हैं? और वो बात से आप तो ये भी देखे हैं कि बॉल जब यहाँ से मान लीजिए कि कुछ वेलोसिटी से भेजते हैं तो ऊपर जाते जाते उसका वेलोसिटी घटता जाता है, और हो सकता है यहीं पे आकर के रिटर्न बैक होने लगे या थोड़ा आगे जाकर रिटर्न बैक होने लगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि पी पॉइंट से चला, आर के ऊपर भी जा रहा है, लेकिन ये तय है कि पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है आर पॉइंट पर वेलोसिटी उससे कम है ना। पी पॉइंट पर वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आर पॉइंट पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रहा होगा, 4 मीटर पर सेकेंड रहेगा। वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बताए कि आखिर पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे वैरी करता है, पार्टिकल का पोजीशन कैसे वैरी करता है। ठीक, तो ये दो एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स, एक में क्या हो रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है और इंक्लाइन प्लेन पर, और एक में पार्टिकल का वेलोसिटी घट रहा है। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए दोनों केसेस में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। कैसे? एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा डाउन स्ट्रीम की तरफ है, ठीक है। यहाँ भी डाउन स्ट्रीम की तरफ है, यहाँ भी डाउन स्ट्रीम की तरफ है। चेंजेस किस में है? एक केस में जब हम डाउन स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एक डाउन स्ट्रीम के अपोजिट जा रहे हैं तो वेलोसिटी घट रहा है। समझ पाए इस बात को? ये जस्ट बताने के लिए था कि बॉडी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। अब इसके आगे जो हम बढ़ रहे हैं कि ये जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया है, ये क्यों आया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन आया है फोर्स की वजह से, तभी तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। समझ गए इस बात को? यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, क्यों आया उसको हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इसको राइट डाउन कीजिए और आज का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। कल ये तो लिख लिए है ना सब लोग? तो कल हम लोग आए, इसको लिखिए। कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स, और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम में रहेंगे कल। फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बोलते हैं उसको। हाँ, नहीं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे।